आप लोगों ने फिर कल घर जाके कहा कि मैं इतनी सस्टेनेबिलिटी पढ़ चुका हूँ, अब क्या फायदा क्लास लेने का। तो जो है ना, हमारा ग्रेड 1 खत्म हो चुकी हुई है, ग्रेड 2 आधी हो चुकी हुई है, तो आप देख देख के परेशान होते रहे। 50 नंबर पूरे हो गए, और क्या चाहिए। मॉक के वो जो वो मॉडल पेपर उसके 6 सवालों में से 3 सवाल भी हमें शायद समझ आ जाएंगे, तो आज पता लगेगा तजुर्बे से। तो बस फिर गल हो गई, अब क्या करना है जी। जो घर जाके देखा तो उसमें डेटा ज्यादा है। हाँ, तो डेटा तो जाहिर ज्यादा है। हाँ, अगेन असल में वो मकसद इस टाइम पे वो पूरे लंबे चौड़े डिस्क्लोजर देके आपको बोर करना नहीं था। मकसद ये था कि कम से कम एक ओवरऑल सेंस डेवलप हो जाए कि इस तरह का जो मुद्दा है उसके ऊपर किस तरह की बातें करें, और वो आपको देखने में यहाँ कम लग रहा है। आप उन सारों को जरा लिखें अपने पास, या आप उसको कंप्यूटर पे लिखें तो लग समझ जाएगी पेपर में। जी, इन्होंने कहा जी फिर हम क्या वो करेंगे, हम थ्योरी बना के लिखेंगे। देखिए आंसर तो आपने, भाई मैंने तो स्लाइड यूज करनी है ना क्लास में प्रेजेंट करने के लिए, आपने पेपर में स्लाइड थोड़ी यूज करनी है, आपने तो टाइपिंग करनी है। तो उन्होंने कहा क्या पेपर में हमारे पास एआई की ऑप्शन मौजूद होगी कॉपी पेस्ट करने के लिए। वजन जिंदगी इतनी हसीन नहीं होती हमेशा। वो हक सिर्फ एग्जामिनर के पास है। वो एआई से पेपर भी बना सकता है, एआई से सिलेबस भी बना सकता है, वो एआई से पेपर चेक भी कर सकता है। नो कमेंट्स। गुमान रखें कि नहीं होते, अच्छी उम्मीद रखें कि नहीं होते। क्या एआई से बेहतर चेक नहीं हो जाएंगे? मैंने शायद आपको बताया होगा एक आर्टिकल के बारे में, इस क्लास में बात नहीं हुई। चले, आई अपना अपने एक रिसाला पब्लिश करता है, ये वाली बात हुई थी। तो वो यही तो मैं आपको बता रहा था कि उस रिसाले के अंदर जब आर्टिकल एक बंदे ने लिखा है और उसने कहा है कि आज के दौर में पता नहीं क्यों नहीं लोग एआई को यूज करते हैं असेसमेंट के लिए, और एआई तो बड़ा जबरदस्त है, ये थकता भी नहीं, ये अनबाइस्ड काम करता है, और इससे लोगों को फेयर ट्रीटमेंट भी मिलता है, और इससे चीजें आसान भी हो जाती हैं। और फिर बाद में जो है वो मैंने आपको बताया था कि वो आर्टिकल पढ़ के मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार ये आईकेएप के मैगजीन में आया हुआ है, तो ये तो एग्जामिनर भी से पढ़ सकता है, और अगर उसने पढ़ लिया उसका दिमाग अगर चलना शुरू हो गया तो ये तो मामला खराब हो जाएगा। तो फिर शायद आपको याद होगा मैंने बताया था कि नीचे जो ऑथर का नाम था वो डायरेक्टर एग्जामिनेशन ही थे। तो डायरेक्टर एग्जामिनेशन साहब ने ही ये आर्टिकल लिखा था कि क्यों नहीं एआई को यूज करते लोग, जबकि आज के दौर में बड़ी अच्छी असेसमेंट कर सकता है और अनबाइस्ड काम कर सकता है, और जब डेफिनेट तरीके और तकरीबन उसी के आसपास आई के अपने पेपर्स कंप्यूटराइज बहुत तेजी से करने शुरू कर दिए। पहले ई मार्किंग लिखा है कुछ अर्से पहले कि आप लिखो, वो स्कैन होगा और स्कैन कॉपी जाएगी चेकिंग के लिए, फिर उसे भी खत्म कर दिया फाइनल में। आप लिख के ही कंप्यूटर वाली जबान में दे दो, तो जब आप लिख के ही कंप्यूटर वाली जबान में दे देंगे तो उनकी जिंदगी के थोड़े से और मसले भी हल हो जाएंगे। तो हो सकता है वो इतना भी ना करें जितना हम करते हैं, कॉपी किया, पेस्ट किया, जीपीटी को कहा हाँ भाई इसको यूं असेस करके दो, जो जवाब आया उसको उठा के वापस पेस्ट किया। वो तो एक छोटा सा इंटीग्रेशन करेंगे सिस्टम के साथ, उसको एक दफा समझाएंगे तुमने करना क्या है और खत्म कहानी। रिजल्ट में इतना टाइम क्यों लगता है? सिर्फ आपका दिल रखने के लिए टाइम ज्यादा लगाते हैं। तो अभी आगे जल्दी जल्दी लेके आएंगे, जब 3-3 महीने बाद इन्होंने इम्तिहान लेना है तो वो 2.25 महीने में रिजल्ट आया होगा। ये भाईजान आप इजी ले रहे हैं, आप आईकेएप की टेक्नोलॉजी को जो है ना आप हल्का ले रहे हैं। ये मूड पे डिपेंड करता है। ये जो पीआरसी में बच्चे एमसीक्यूज पे टिक करते हैं, एमसीक्यू तो उसी वक्त रिजल्ट आ सकता है, आईकेएप उसे होल्ड करके बताता है बकौल आईकेएप के कि अगर उसी वक्त रिजल्ट आ जाए तो बच्चों का पास रेट बहुत खराब हो जाए। आईकेएप को मॉडरेट करना पड़ता है, बच्चे पास करने की कोशिश करनी पड़ती है। मैंने जिस आईकेएप के बारे में बचपन में सुना था सीए में आके कि वो धक्के से बच्चों को फेल करता है, इस वक्त मैं जिस आईकेएप को देख रहा हूं वो धक्के से बच्चों को पास करता है। जब आपके एक डिजायर्ड नंबर ऑफ आउटपुट सामने नहीं आता तो फिर 40 से ऊपर वाले बच्चों को पकड़ा जाता है और जोर जोर से धक्के मारते हैं, किसी तरीके से ये 50 क्रॉस कर लें, और अगेन वो 48.5 पे भी पहुंच गया तो वो पास है। तो आईकेएप बड़ी कोशिश करता है लोगों को पास करने की। आपको शायद लोग मिले होंगे कि मैंने तो बीएफडी में किया ही 41 नंबर का था, मैं कैसे पास हो गया? चलो 70 में तो फिर भी 50 से ऊपर है ना, अगले 50 से कम का किया और 50 नंबर से ऊपर आ गए। इसी वजह से पास होने वाले बच्चों के नंबर नहीं बताता, फेल होने वाले को बताता। समटाइम किसी एक पेपर में ना ढूंढ रहे होते हैं आपको 41-42 ऊपर का फेलियर भी नहीं मिल रहा होता, पता लगता है कोई 44 पे फेल नहीं हुआ, कोई 46 पे फेल नहीं हुआ, क्योंकि जो 44 पे था उसे भी पास कर दिया, और पास होने वाले का नंबर तो बताना ही नहीं है, बताने तो फेल वालों का नंबर है। तो अगेन मैं वही कहूंगा जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, लूट सेल जारी है। इन्हीं 1-1.5-2 साल में फायदा उठा लें, इससे पहले कि वो दोबारा से अलर्ट हो और नहीं ज्यादा सप्लाई हो गई, अब ब्रेक लगानी है। इस वक्त वो मूड में है, उन्होंने अपने नंबर बढ़ाने हैं, उन्होंने तेजी से, उन्हें बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। मिडिल ईस्ट की मार्केट्स में बहुत ज्यादा डिमांड है, सऊदीया को इस वक्त हमने बहुत अकाउंटेंट सप्लाई करना है, तो इस वक्त लूट सेल जारी है। आए आईकेएप को बस टच करें और वो आपको पास करने के लिए तैयार है। इतना भी आसान नहीं है ऑब्वियसली कि आप बिल्कुल कचरा मचरा करके और आप पास हो जाएं, लेकिन पासिंग वाज नेवर दिस मच इजी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वाज, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं पेपर आसान बनाएंगे, पेपर बहुत इजी से बनाएंगे, उतना ही टेढ़ बनाएंगे, लेकिन असेसमेंट बहुत आसान कर देंगे, चेकिंग आसान कर देंगे, रिलैक्स मार्किंग करेंगे, आपको हिम्मत से हौसले से पास करने की कोशिश करेंगे। फिर इस तरह का पेपर जो अभी उन्हें खुद भी ना समझ आया हो, आप ये देखिए ना कि सिलेबस जो उनकी तरफ से ऑफिशियल सिलेबस आता है वो क्या है,
मैंने कल आपको सिलेबस आउटलाइन, चूंकि पहले आप इतने पढ़े लिखे नहीं थे, मैंने पहले दिन भी बताया था, लेकिन उस दिन आपको मजा नहीं आया था, उस दिन आपको उसका वो टोटल इंपैक्ट नहीं समझ आ रहा था। फिर S1 S2 पढ़ाने के बाद फिर आपको सिलेबस दिखाया कि आप ये देखेंगे सिलेबस किस तरह से बना हुआ है। 30 से 40 नंबर का एक क्वेश्चन है जो कि सिर्फ एक स्टैंडर्ड की जो हेडिंग्स हैं वो उठा के लिख दी और कह दिया हो गया 30 से 40 नंबर। कोई बहुत बड़ा स्टैंडर्ड भी नहीं है वो। तो खैर हम दुखी क्यों हो रहे हैं, हमने तो आगे अगली एग्जांपल देखनी थी। एग्जांपल देख के बहुत ज्यादा बोर तो नहीं हो गए, पक्की बात है, टाइम है और एग्जांपल दे दे, क्योंकि जाहिर ये एग्जांपल रियल एग्जांपल तो है नहीं, ये एक फैब्रिकेटेड एग्जांपल है। सिर्फ मकसद ये था कि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए ताकि आप पेपर में बैठे हो तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए। आपको ये जरूर पता है कि गवर्नेंस के ऊपर आप 3 से 4 लाइनें किस तरह से निकाल लेंगे। सिनेरियो जो भी हो आपने कुछ ना कुछ गवर्नेंस में लिख लेना है। आप मैट्रिसेस वाली जगह पे थोड़ा सा आपका हाथ सेट हो गया, तो बस यही ऑब्जेक्टिव था हमारा। इसको याद तो हरगिज नहीं करना हमने, अगर कभी याद करना तो गवर्नेंस के एक पेज पे लिखे हुए जो चंद पॉइंट्स है ज्यादा वो याद करना है। मतलब जैसे गवर्नेंस है उसी तरह से स्ट्रेटजी के वो 5 डायमेंशन, इसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट। तो आपको बस कोर बताओ, ये जो 4 कोर एलिमेंट है ना, इसी के अंदर ही सारी गेम है। जो बात करनी है आपने हमेशा इन 4 डायमेंशंस में करनी है। और अगेन आगे जब आपके पास प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ और चीजें शेयर हुई भी होंगी, तो फिर आप जब मुख्तलिफ कंपनियों के प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देख रहे होंगे तो फिर आप गवर्नेंस या बाकी चीजों में किस तरह का कंटेंट ऐड किया जा सकता है ज्यादा बेहतर बता देंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपनी तीसरी एग्जांपल पे, क्रॉनिक फिजिकल रिस्क। इसमें क्या हो रहा है जी, वाटर स्ट्रेस जो है वो 3 साल से बढ़ता जा रहा है। परमिट रिडक्शन की अनाउंसमेंट हुई है कि अब हम 10% मतलब आप जितने परमिट दे रहे थे इस जगह पे वो कम करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब पहले बिजनेस समझना पड़ेगा, बिजनेस क्या है। स्प्रिंग प्योर बेवरेजेस लिमिटेड बॉटल ड्रिंक्स है, ईयर एंड वही है, रेवेन्यू 22 बिलियन है, प्रॉफिट 3 बिलियन है, पीपीई 10 बिलियन है और प्लांट बी प्रोड्यूस करता है 55% ऑफ वॉल्यूम। आपके वाटर के जो स्ट्रेस है वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। परमिट रिडक्शन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि अब वो जो है इस फील्ड के अंदर जो है वो पहले जितने परमिट्स दिया करते थे वो उतने परमिट्स नहीं देंगे। फाइनेंशियल ईयर का जो प्रोडक्शन कट है वो 10 डेज एट लोअर आउटपुट पे आपका आया ओवरऑल, क्योंकि आहिस्ता 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 ये क्या है, वाटर स्ट्रेस राइजिंग फॉर 3 इयर्स इन द, इसका क्या मतलब है, जहां से वो वाटर सोर्स कर रहे हैं वहां पे इस टाइम पे चीजें वो हो रही हैं, कम हो रही हैं, आपका स्ट्रेस पड़ रहा है। यानी कि आप अगेन बात ये है कि किसी ने बोतल बनानी है, जैसे पेप्सी जो है वो गुजरांवाला के नलकों से तैयार होती है। तब मतलब प्रैक्टिकल बात अब क्या करें, आप लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा जो है वो मिनरल वाटर कहीं से प्रोक्योर होता होगा और उसके साथ जो है उसमें कुछ और ज्यादा प्यारी सी बातें ऐड करते होंगे। उसमें जो लिक्विड है वो अगर केमिकल है वो तो नुकसानदेह, तो इसका मतलब उस लिक्विड का मेजॉरिटी पानी होना चाहिए, तो पानी साफ भी होना चाहिए। तो अगर साफ पानी के ज़खायर कम होते जा रहे हो, मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता कमी आती जा रही हो, इस तरह का परेशानी का यहाँ इज़हार हो रहा है। लेकिन बहरहाल पता लगे आप बाकी सीरियस हो जाए। कहाँ से आता है पेप्सी का पानी, कभी सर्च कीजिएगा पेप्सी अपना पानी कहाँ से, पहाड़ों से एक्सट्रैक्ट करता है, पहाड़ों से तो नहीं करता होगा, चश्मों से नहीं आता होगा, तो फिर रावी में बोरिंग करते होंगे, कहीं से तो पानी आता होगा, उस पानी के साथ कुछ ना कुछ सफाई सुथराई तो होती होगी। आरओ प्लांट तो कम से कम होता होगा, और आरओ प्लांट भी तो घर में भी बन जाते हैं। तो बहरहाल चलें, हम खामखा ज्यादा जो बातें आप लोग एवं कहेंगे कंपनी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, मतलब पेप्सी इत्तेफाकन मेरे मुंह से निकला, कोई भी हो सकता है, कोक रहीम यार खान का पानी रहीम यार खान में, ठीक है। और ये इनका गुजरांवाला में, इनको तो बॉटलर्स है ना, तो वैसे ही आउटसोर्स किया हुआ अच्छा खासा काम। तो मिजान बेवरेजेस उसका पानी क्या नाम है, वो मांगा, और वो जो हाँ भाई फेरू मांगा उधर का पानी। अच्छा जी, बगैर कोई इल्जाम लगाए हम आगे चलते हैं। प्रोडक्शन कट 10 डेज लोअर आउटपुट पे है, तो आपको अपने प्रोडक्शन को बीच में आपके पास सप्लाई नहीं है, आपके पास चीजें सही नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता देखिए अब पेप्सी कोक वगैरह के लिए एक मसला तो होगा अगर उनकी पानी की सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, या चीजें टेंशन है, या गवर्नमेंट आके कह देती है खबरदार ये पानी आपको नहीं मिलेगा। जिसने पूरे पाकिस्तान को इतना पानी पिलाना हो उसको तो खुली सप्लाई चाहिए, और उसी सप्लाई में से फसलों को भी पानी चाहिए, उसी सप्लाई से लाहौर के घरों को वासा ने भी पानी देना है। तो अगर पानी की सप्लाई कम हो रही है क्लैश आ जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब लोगों के वो जो परमिट्स है वो भी कम दे रही है, और उसके अलावा फिर इस तरह के वाटर प्लस ट्रीटमेंट कॉस्ट 0.80 बिलियन। अब अगेन पानी अगर जहां से मिलना है वहां नहीं मिलेगा तो कहीं और से मिलेगा, उसको थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। गुजरांवाला से नहीं मिलेगा तो आपको किसी और नाले से मिलेगा, तो अब उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। विड्रॉल्स 5 मिलियन क्यूबिक मीटर और 5.2 मिलियन क्यूबिक मीटर था 2024 में, और अब हम अपना वो जो पानी निकाल रहे हैं वो और ज्यादा कम होता जा रहा है जो हमें सप्लाई हो रही है। विड्रॉल इंटेंसिटी 7.8 लीटर पर लीटर ऑफ प्रोडक्ट। अजीब सी बात हो गई, तो मतलब तो ये क्या होगा, ये तो बड़ा ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो पानी, जो जितनी बोतलें होंगी उसके अंदर जितना लिक्विड है उसका 8.5-7 गुना पानी चाहिए होगा। तो ये पानी किनके पानी में से निकलेगा, हमारा पानी रिजर्व, हमारा जो घरों की सप्लाई है। तो बहरहाल ये कंपनी जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी, अगर ये अपना सिस्टम बेहतर नहीं करेंगे तो नुकसान तो हमें होगा। खैर अगेन जी, पिछले साल से थोड़ा सा उन्होंने बेहतर किया, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, पहले तो बहुत ही ज्यादा बुरी रेशो थी। हमारा एक्सपोजर क्या है, पीपी हाई वाटर स्ट्रेस एरियाज में हमारा 4 बिलियन,
और हमारा जो प्लांट कैपेक्स है रिसाइकलिंग सिस्टम के लिए, जैसे हम मतलब वही वाली बात है कि वो वाला पानी जो इस्तेमाल हो रहा है वो बार-बार अगर गोल-गोल घूम के इस्तेमाल हो और उसी को हम दोबारा से प्यूरिफाई कर सके। प्लान्स टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड सिक्योर अल्टरनेट वाटर सोर्सिंग इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ी तो हम अल्टरनेट सोर्सिंग की तरफ आएं, और अगर हम अपनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंप्रूव कर दें तो बहुत अच्छी बात है। अगेन पेपर में दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको एक इस तरह का स्टडी दे दिया जाए जिस इंडस्ट्री को आप जानते ही नहीं। हमने अभी इस इंडस्ट्री को उतनी गहराई में समझा नहीं और इसके अपने मसलों मसाइल उस तरह से नहीं समझी, तो रैंडमली एक एग्जांपल सामने आई है। तो हमारे सिलेबस में तकरीबन 11 से 12 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं या 11 से 12 तरह के ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके हमें स्टैंडर्ड बताए जाएंगे, उस इंडस्ट्री की डिस्क्रिप्शन बताइएगा और उस इंडस्ट्री के जो टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं और उसके मैट्रिसेस बताए जाएंगे। तो अभी हम उधर नहीं उतरे, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन इस एग्जांपल को समझने के लिए हम थोड़ी सी गहराई में उतरे, वापस बाहर आते हैं। गवर्नेंस क्या करे? कमेटी बना दे। सबसे आसान काम तो ये है कि कमेटी, तो एक कमेटी होनी चाहिए जो कि हर वक्त इस चीज को कि हमारा जो प्रोडक्शन के लिए जो हमारे जो रिक्वायर्ड जो रिसोर्सेज हैं वो उनकी सोर्सिंग हमारी किस तरह से हो रही है। नॉर्मल लॉसेस वगैरह को देखने का कोई निजाम होना चाहिए और देयर मस्ट बी सम पर्सन जिनके जिम्मे मुसलसल बोर्ड हो कि भाई तुमने चीजों को इंप्रूव करना है और हमारी सिचुएशन पहले से बेहतर होनी चाहिए। मैनेजमेंट के रूल असाइन हो रहे हो और फिर नीचे वाले ऊपर वालों को शिकायत लगा रहे हो। मैनेजमेंट की अच्छी क्वालिफिकेशन हो तो अगेन गवर्नेंस में बात कर सकते हैं, ये बॉडी होगी, उसमें ये तालीम होगी उनकी, ये तजर्बे होंगे, ये लोग होंगे जिनको डायरेक्टली असाइन हो रहा होगा और ये नीचे वालों ने ऊपर ऐसे रिपोर्टिंग करनी है। ये 4-5 लाइंस हमने ध्यान में रखनी है। सिचुएशन में इंफॉर्मेशन दी होगी उसको पिरो देंगे, बीच में नहीं दी होगी तो खुद ही से ही फिर हम लोगों ने एक मतलब एज्यूम डाटा की बेस पे अगर वो कहेंगे जी क्या करो तो हम कहेंगे देयर मस्ट बी अ बॉडी, वो बॉडी ऐसे करे। हो सकता है सवाल पूछेंगे डिस्क्लोजर बना दो, और हो सकता है वो कहेंगे बताओ डिस्क्लोजर बनाने के लिए क्या इंफॉर्मेशन लोगे, तो हम कहेंगे हम पहले इंफॉर्मेशन लेंगे हमारी कौन सी बॉडीज को डील कर रही है, उसके अंदर कौन कौन लोग हैं, उनकी क्या कंपिटेंस है, तो वही सारी बातें जो डिस्क्लोजर में लिखी है उनको सवाल बना के पूछ लेंगे। तो इसका मतलब एक बात हमें समझ आ गई कि हम कम से कम 4 जो कोर एरियाज हैं उसके अंदर वाली बातों को रटा लगा ही लें, वो जिनकी रटे की नीड है, और जिनकी रटे की नीड नहीं है वो कम से कम समझ जाए कि गवर्नेंस में क्या क्या चीजें किस तरह से। स्ट्रेटेजी में क्या करें? रिस्क बताएं, फिर बताएं कि ये लॉन्ग टर्म में, अब ये लॉन्ग रन में भी प्रॉब्लम कर रहा है, मीडियम रन में भी आपको प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है क्रॉनिक फिजिकल रिस्क है, इससे हमारे फाइनेंशियल्स पे क्या इंपैक्ट हो रहा है जी, वाटर प्लस ट्रीटमेंट कॉस्ट दी हुई है और इस तरह से हमारे बिजनेस मॉडल पे। अब हमारा बिजनेस मॉडल है कि हम नलके से पानी लेके और बोतल बनाते हैं। अब हाँ, अब कहानी ये है कि अब आगे तो उन्होंने वो परमिट लगाना शुरू कर दिया और नए वालों के परमिट पे पाबंदी है तो शायद पुरानों की प्रोडक्शन पे भी कैप लगा दें। तो जिस टाइम पे वो कहेंगे घरों में पानी नहीं है तो पेप्सी वाले क्यों बनाए बोतलें, पानी पहले घर वालों को मिले फिर बाद में किसी बिजनेस को मिले, और इन्होंने पानी पकड़ के खराब कर देना, काला कर देना। पहले काला पानी पकड़ेंगे तो उसे धोएंगे, साफ करेंगे और फिर दोबारा से काला कर देंगे। तो ये भी मसला मसाइल जी। हमारा जो है वो हाई जो रिस्क एरियाज है वहां पे 40% हमारा जो वो है एक्सपोजर वो वहां पे है। और स्ट्रेटेजी हमें सोल्यूशन बताना है, सोल्यूशन कहीं लिखा हुआ है, सोच लें कहीं सामने सोल्यूशन लिखा हुआ है, एफिशिएंट प्रोडक्शन और अल्टरनेट सोर्सिंग। तो ये सवाल में ढूंढना है कि कहीं उन्होंने कोई मोटा मोटा सोल्यूशन बताया तो आपने स्ट्रेटेजी के अंदर बताना है, बिजनेस मॉडल में बताना है कि भी हमारे प्रोडक्शन हमारी सोर्सिंग इसका मसला है। और अगेन हम जिस जगह पे चीजों को कर रहे हैं, हमारा बिजनेस मॉडल ये है कि हम एक जगह चीज बनाकर उस पर उसको डिलीवर करते हैं। अगर हम अपनी जगह बदलेंगे तो हमारी पूरी सप्लाई चेन बुरी तरह से मुतासिर हो जाएगी। अब ये देखिए ना कि जिस मेन जगह पे प्रोडक्शन हो रही है, जिस मेन जगह से सोर्सिंग हो रही है, अगर उस जगह को चेंज कर देंगे या फर्स्ट करें प्रोडक्शन यही करते हैं सोर्सिंग कहीं और से करें, तो फिर उसको आप तक आने पे भी तो कितना खर्चा लगेगा और उसमें कितने सारे पेट्रोल जलेंगे और कितना सारे स्कोप 1 एमिशन होंगी। और क्या जी, तीसरी चीज क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये तो बहुत आगे की बात हो गई। शुरू में बताया ना ये हमारा रिस्क को मेजर करने का, असेस करने का क्या तरीका है, हम रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करते होंगे? कोई हमारे इंडिकेटर्स होंगे जो पानी के लेवल की बात करते होंगे, कुछ गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती होंगी जिनको हम साथ साथ देखते होंगे, कुछ नोटिस आते होंगे अथॉरिटीज की तरफ से कि यार आप क्या कर रहे हो। फिर उसको हम कैसे देखते होंगे कि कौन सा भारी रिस्क है, कौन सा हल्का रिस्क है। प्रायोरिटाइज करेंगे, जो ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला होगा, जो हमारी प्रोडक्शन को इंपैक्ट कर रहा होगा, तो जाहिर है ये वाला हमारे प्रोडक्शन को इंपैक्ट कर रहा है, हमारे मेन पीपी को इंपैक्ट कर रहा है, हम इसके ऊपर ज्यादा काम करेंगे। सिनेरियो एनालिसिस, जब ये बात आपको पता है तो जरूर इसे करें, लेकिन जब पता हो तब करनी है, नहीं पता हो तो लिख देना है। हम सिनेरियो एनालिसिस के थ्रू भी असेस करेंगे कि इससे क्या इंपैक्ट आ सकता है, और अगर पता हो तो आप उस इंडस्ट्री की एग्जांपल देके कोई ना कोई एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि हम डिफरेंट सिचुएशन के डिफरेंट सिनेरियो एनालिसिस कंडक्ट करेंगे और उसकी बेस पे एस्टिमेट करेंगे कि हमें इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो फिर एक और भी बोल दें, क्लाइमेट रेजिलियंस। हमारी क्लाइमेट रेजिलियंस कितनी है, हम देखेंगे कि हम अपने आप को कितना बदल सकते हैं, हमें सारी सिचुएशन के हिसाब से कितना अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। और आगे पे टारगेट्स और मैट्रिसेस, सवाल में कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और कोई टारगेट दिया, कहीं पहुंचना है आपने, एक प्लान कैपेक्स दिया हुआ है, उसके अलावा ये बताया कि हम पीछे से कम करते आ रहे हैं, तो अगेन फिर आप एक काम कर दें, टारगेट इसी का और भी सेट कर दें, कहीं पहले ये था अभी ये है और आगे नहीं भी समझ आ रहा तो ठीक है, अगर ये कम हो रहा है और अच्छाई की तरफ जा रहे हैं तो हम और कम कर दें, ठीक है। फिर हमारी प्रोडक्शन के कट कम हो जाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें जल्दी जल्दी से देखते हैं, जो कि जाहिर है ये एक आर्बिट्रेरी डाटा है। बोर्ड कमेटी ओवरसी करती है क्रॉनिक वाटर रिस्क की और रिव्यू करते हैं ट्वाइस अ ईयर। प्लांट डायरेक्टर जो है वो ओन्स करता है एक वाटर प्लान और जो रिसाइकलिंग वगैरह से रिलेटेड मामला है उनको देखता है। कंप्लायंस मैनेजर ट्रैक करता है परमिट की लिमिट्स और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, हमने किस किस को क्या बताना है। मैनेजमेंट जो है वो जो भी ट्रेंड्स होते हैं हमारे विड्रॉल में, इंटेंसिटी में, कि हमारा इस वक्त कितना इस्तेमाल हो रहा है, उसकी क्या मिक्सिंग है, उसके अंदर जो चीजें हैं वो साथ साथ बड़ों को बताते हैं। रिस्क फिजिकल है, क्रॉनिक है, रिड्यूस वाटर अवेलेबिलिटी, टाइम हैरिजन मीडियम और
लॉन्ग टर्म में आपकी परमिट लिमिट और आपकी जो कंडीशंस है जो वाटर की अवेलेबिलिटी की, वो कहां हिट कर रहा है? प्लांट डी 55% वॉल्यूम और उसका एक्सपोज जो पीपी है वो 4 बिलियन है। इससे इंपैक्ट अभी तक क्या हुआ है? 10 दिन रिड्यूस हो गए हैं और उससे हमारी ये खर्चे पड़ गए हैं कि आपको कॉस्ट वाटर की प्लस ट्रीटमेंट वगैरह पे इतना आपको करना पड़ गया है। फॉरवर्ड लुकिंग परमिट रिडक्शन 10% जो है वो हो गया है। अब रिस्पांस प्लान ये है कि हम रिसाइकलिंग वगैरह पे कैपेक्स लगाएंगे इतना, और हम अपनी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स पे काम करेंगे और हम अपने डिफरेंट सोर्सिंग ऑप्शंस को देख रहे होंगे। अगेन और ज्यादा गहराई में जाएं तो हम रेजिलियंस वाली बातें भी करते हैं और जो उससे कनेक्टेड और चीजें सिनेरियो वाली बातें भी करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई बेसिन स्ट्रेस इंफॉर्मेशन, परमिट लिमिट्स, ऑपरेशन, वाटर बैलेंस, साथ साथ हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन हो। हम असेस करें रिक्वायर्ड वाटर वर्सेस परमिटेड वाटर को देखें और देखें कि किस मौसम में किस तरह से, कुछ मौसम में पानी का लेवल नीचे चला जाएगा, कहीं ऊपर होगा, कहीं ज्यादा अवेलेबल होगा, कहीं कम अवेलेबल होगा। तो हो सकता है सर्दियों में पीने वाला पानी उतना इस्तेमाल ना हो रहा हो, लेकिन गर्मियों में पीने का पानी भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा हो। तो हो सकता है हर सीजन की अलग गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हो कि आप कितना विड्रॉल्स कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज प्लान डी को जरूर प्रायोरिटाइज करें क्योंकि वहां पे हमारा एक अच्छा एक्सपोजर मौजूद है। मॉनिटर करें मंथली विड्रॉल को, जो परमिट है उसके साथ देखें, क्वार्टरली इंटेंसिटी को देखें, कॉस्ट रिव्यू को देखें। ये सारी बात जो है वो हम अपने रिस्क मैनेजमेंट में कर रहे हैं। और अगेन प्रोक्योरमेंट प्लानिंग और ऑपरेशनल कंटिन्यूटी के जो प्लान है उनको साथ साथ देखा जाएगा कि जो हमने स्ट्रेटेजी में सोचा क्या वो सही से अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। तो स्ट्रेटेजी में हमने सोचना है और यहाँ उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करनी है। मैट्रिसेस और टारगेट, एक्सपोजर मैट्रिक्स पीपी हाई वाटर स्ट्रेस एरिया में 4 बिलियन 40% ऑफ दिस है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, तो आपने अलग अलग तरह के मैट्रिक्स में तकरीबन जो सवाल में इंफॉर्मेशन दी थी वो, और फिर टारगेट एग्जांपल खुद ही से वो कर दी कि इंटेंसिटी को हम 7.2 पे ले आए, उससे कम करके फलाना को उससे कम करके कितना ले आए, फलाना को उससे कम करके कितना ले आए। आखिरी एग्जांपल जल्दी से देखते हैं और फिर हम अपने मॉडल पेपर के सवालों की तरफ जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? ट्रांजिशन रिस्क। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम रिस्क देख रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देख रहे? इसलिए कि मैंने स्लाइड बनाते हुए रिस्क डाला। कल मैंने इस चीज का इदराक किया और कल मैंने क्लास के बीच में कहा कि मुझे चाहिए था कि मैं एक आध अपॉर्चुनिटी भी डाल देता, लेकिन मैंने अपॉर्चुनिटी नहीं डाली। तो अगली दफा जब हम इस तरह की डिस्कशन कर रहे होंगे तो हो सकता है मैं यहाँ अपॉर्चुनिटी भी सजा दूं। एक काम करते हैं, भाई ने बात कर दी है, फंस गए आप लोग। अपॉर्चुनिटी परमिट में अपॉर्चुनिटी थी, कम लोगों को मिल रहा है, इसका मतलब हम खेलेंगे तो हम ज्यादा खेलेंगे। क्लाइमेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटी बताएं, अब आप फंस गए। नहीं इसमें नहीं ना, अब ये एग्जांपल छोड़ दें, अब एक नई एग्जांपल लेके आए। क्लाइमेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटी बताएं। मैं एक ऑनलाइन क्लासें पढ़ाने वाला वेंचर हूं और मौसम बहुत ही अजीबोगरीब से होना शुरू हो गए हैं। अक्सर बारिशें होती हैं, सैलाब आए रहते हैं, लोग कॉलेज पहुंच नहीं पाते, कभी हवा में स्मॉग होती है, कभी कुछ और मसला होता है, और मैं ऑनलाइन क्लासेस का प्रोवाइडर हूं। अपॉर्चुनिटी आ गई। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं अगर बताऊं ओपनली अपने फाइनेंशियल्स के साथ कि देखो तुम लोगों के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है, अल्फाज तो बड़े अच्छे होने चाहिए। चलें, क्या ये अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी है। गवर्नेंस नहीं, गवर्नेंस। हमारे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो हर वक्त जो भी नए से नए मसले होते हैं माहौलियाती, जिसकी वजह से बच्चों के ट्रेंड बदल रहे होते हैं, उनको ऑब्जर्व करती रहती है। फिर हमारा एक ऐसा ऑफिसर है जो हर वक्त जब भी बच्चों के ट्रेंड चेंज हो रहे होते हैं उसका बोर्ड को रिपोर्ट करता है या उस एग्जीक्यूटिव कमेटी को रिपोर्ट करता है कि बच्चे अब आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन में इतना जाना शुरू हो गए हैं। एक सोशल मीडिया हैंडलर है जो सोशल मीडिया पे बच्चों के रिस्पॉन्सेस को उठा के एक एआई टूल पे डालता है और उस एआई टूल से कहता है कि हमें जरा डाटा माइनिंग करके बताओ कि इस वक्त आवाम का ट्रेंड क्या है। और वो बताता है कि लोग बड़ी तेजी से फिजिकल की तरफ जा रहे हैं। उनमें से 30% लोग बताते हैं वेदर के प्रॉब्लम्स, 70% अपनी सुस्ती का जिक्र करते हैं और 30% बैरूनी माहौल को उसका इल्जाम देते हैं। तो गवर्नेंस में बताएं कि बड़े और बड़ों ने क्या ओवरऑल निजाम क्या बनाया हुआ है उस चीज के बारे में। स्ट्रेटेजी, ये रिस्क, ये अपॉर्चुनिटी कैसी है? लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में? ये मीडियम टर्म भी है और लॉन्ग रन में भी फायदा दे रही है। अब ये एक्सपेक्ट करना तो बहुत गंदी बात है कि क्लाइमेट खराब ही रहेगा, लेकिन लोग जो बदल गए हैं उनको वापस आने में टाइम लगेगा। तो शायद मीडियम और लॉन्ग टर्म में ये एक अपॉर्चुनिटी है। फिर इस अपॉर्चुनिटी से आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपके बिजनेस मॉडल को क्या फर्क पड़ेगा? आपको फिजिकल के ऊपर जो एनर्जीज लगा रहे हैं उसके बजाय ऑनलाइन के ऊपर ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, अपने ऑनलाइन पे खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, ऑनलाइन की मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ेगी और अपने ही बच्चों को साथ में ऑनलाइन देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो ये बच्चे भी हाथ से चले जाएंगे। मसलो मसाइल। हाँ, अब अगेन वही वाली बात है कि फिर अब आपको बिजनेस मॉडल में कैसे चेंज करना पड़ेगा। पहले आप बोर्डों पे लिख रहे होते थे, अब आपको क्या करना पड़ेगा? आप प्रोजेक्टर चलाते थे, सामने वालों को नजर आता था। अब जो दूर से कैमरे पे देख रहे हैं, टीवी भी बड़े हाई क्वालिटी के लगाने पड़ेंगे, उनको विजिबिलिटी भी बड़ी अच्छी आनी चाहिए, कैमरा भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, स्ट्रीमिंग भी उस तरह से हो, फिर सर्वर भी ऐसा हो जिसमें डाउनलोड एचडी क्वालिटी में हो और फिर जो चला रहा हो उसको कम डाटा खर्च हो रहा हो। अब ये भी बड़ा मसला है। अभी 17-18 जीबी का लेक्चर बन जाता है। अगर ये एज इट इज आप प्ले करें तो आपका, अगर कोई मोबाइल से देख रहा है तो वो तो उसी वक्त उसका डाटा फौत हो जाए। तो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि फिर एट द टाइम ऑफ वाचिंग उसको लो स्केल पे दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर इसको जरा पूरा शीशा प्रिंट चाहिए, वो उसको ऐप में डाउनलोड कर ले, उसको फिर वो ओरिजिनल वाला मिल जाएगा। इसका मतलब जिसके पास खुला इंटरनेट है वो डाउनलोड कर ले और जिसके पास हल्का इंटरनेट है उसको भी लेक्चर मिल जाएगा। थोड़ा बहुत ये है कि बोर्ड पे लिखी हुई चीजें थोड़ी सी मध्यम हो जाएंगी, क्वालिटी गिर जाएगी। अब अगेन ये चैलेंजेस तो हैं। अब बच्चे को तो उलझन हो रही है कि भाई मैं जब ऑनलाइन वॉच कर रहा हूँ, जब मैं बैठ के लेक्चर प्ले कर रहा हूँ तो थोड़ा उसकी क्वालिटी 480p है, वही बच्चा डाउनलोड करता है तो उसको 1080p पे भी नजर आना शुरू हो जाता है। अब ये वो चैलेंजेस हैं जो बच्चे को नहीं पता। लेकिन अगर वो स्ट्रीमिंग ज्यादा चल रही होगी तो वो, अगर किसी ने डाटा पे चलाया हुआ है तो उसका तो डाटा तेजी से उड़ जाएगा। एक लेक्चर का मतलब है 17-18 जीबी का उसका डाटा चला जाएगा। और जो डाउनलोड कर इसका मतलब है वो खुले इंटरनेट पे बैठा हुआ, उसके पास एक अनलिमिटेड इंटरनेट है और वो उसको डाउनलोड करके अपनी सहूलत से देख सकता है। तो बहरहाल ये इंपैक्ट होंगे, आपका बिजनेस मॉडल इंपैक्ट होगा।
और क्या होता है जी इसमें? सिनेरियो एनालिसिस। व्हाट इफ के अगर किसी सेशन इतने सैलाब आए कि बच्चे कैंपस तक आ ही ना सके, व्हाट इफ के गवर्नमेंट ने को पाबंदी लगा दी और सर्दियों की छुट्टियां एक्सटेंड कर दी और गर्मियों की छुट्टियां भी एक्सटेंड कर दी और सीए कॉलेजेस पे भी वाजिब करार देती है कि आपने भी हमारी बात सुननी है। जैसे स्मोक वाली छुट्टियां हम पे वाजिब हो जाती हैं, गर्मियों सर्दियों की छुट्टियों में हमें वो वाजिब नहीं करते, लेकिन अगर स्मोक की छुट्टियां होती हैं तो वो कहते हैं भाई अब सारे कॉलेजेस बंद होंगे, तो फिर बसंत आएगी, बसंत में भी कॉलेजेस को बंद कर देंगे, तो कल को कुछ और आएगा, तो अब कभी कभी बीच बीच में इंटरवल्स मिलेंगे फिजिकल इकट्ठे होने के, तो अगेन मतलब ये इंपैक्ट तो पड़े। हमारी रेजिलियंस क्या होगी जी? हम पहले भी अपने बच्चों को किसी ना किसी तरह से ऑनलाइन हम सर्व कर रहे होते थे, तो वी आर वेरी रेडी कि हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं और बस हमें ऊपर से ऑर्डर आने की देर है और हमने फौरन से उसको इंप्लीमेंट कर देना है। रिस्क मैनेजमेंट, कौन कैसे पता लगेगा रिस्क है, कहां से पता लगेगा? गवर्नमेंट बताएगी, बच्चों से सर्वे करेंगे, लेक्चर्स, ये तो उस पर शिफ्ट होने के बाद के खतरे हैं ना। इस वक्त तो हम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, अब रिस्क से बाहर निकले हैं, अब अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। हाँ जी, और कहां से पता लगेगा? बच्चों से पता लगेगा, उनके ट्रेंड चेंज हो गए। सोशल मीडिया को कोई ना कोई मॉनिटर करे, जो 2-3 ग्रुप्स जरा ज्यादा कॉमन हो, जहां बच्चे जाके ज्यादा शोर शराबा मचाते हो, कोई ना कोई उसको मॉनिटर करे। कोई ऐसा बंदा हो जो कि फ्रंट ऑफिस या मार्केटिंग को देखता हो, वो साथ साथ देखता रहे कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और वो ट्रेंड्स ऊपर वालों को बेचता भी रहे। फिर वो देखें कि आवाम में कितना कम गुस्सा पाया जाता है, फिर देखें कि यहाँ फिजिकल हॉस्टलों के खर्चे कितने बढ़ गए हैं बाकी इस तरह से, तो इसको साथ साथ असेस करके बताए कि भाई अब ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है, बताओ तुमने क्या करना है। गैलप सर्वेस वगैरह हो गए, मुख्तलिफ प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं। फिर आईकेप भी कई दफा बताने शुरू कर देता है, आईकेप पूछता है आप कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हैं, आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ तरह का डाटा कलेक्ट करता है। फिर हम आईकेप से जब बात करते हैं तो वो हमसे मुख्तलिफ तरह के स्टैट शेयर करता है, कितने परसेंट बच्चे ऐसे कर रहे हैं, कितने परसेंट बच्चे इस तरह से कर रहे हैं। जैसा अगेन क्लाइमेट रिलेटेड तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क की बात करें तो कराची वाली साइड पे इतने ज्यादा मसले आना शुरू हो गए कि लाहौर जो कि हल्का जोन होता था, लाहौर में ज्यादा अवाम अपीयर होना शुरू हो गई और कराची में कम हो गई। जो हमेशा से बड़ा ज्यादा आबादी वाला शहर होता था और जहां ज्यादा लोग अपीयर होते थे, अब वहां की तादाद अच्छी खासी कम हो चुकी है और यहाँ की तादाद अच्छी खासी बढ़ गई है। तो ये इसके कुछ ना कुछ स्टैट्स, कुछ ऐसी चीजें जहां से इंफॉर्मेशन पता लगती है। मैट्रिसेस एंड टारगेट्स, इतने एनरोल थे, अब इतने हैं। फिजिकल में क्लास लिमिट है, ऑनलाइन में क्लास लिमिट भी नहीं है। तो अपने फिजिकल हमारा जो कमरे है वो यहाँ तक बाउंड है, हम ज्यादा इतने लोगों को सर्व कर सकते हैं। पर बच्चा ओवरहेड्स के हिसाब से हमारा इतना खर्चा है, जबकि वो पर बच्चा ओवरहेड्स के हिसाब से जो ऑनलाइन में खर्चा है वो ओवरहेड्स का नहीं, ऑनलाइन में खर्चा उसकी स्ट्रीमिंग कॉस्ट है। और इन्होंने कहा कि अगली दफा उन्हीं लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सकता है, जिससे अगली दफा टीचर्स की सैलरी पे या जो उनके पर आवर ऑफ लेक्चर डिलीवर्ड है उस पे कम पैसे लगेंगे। तो जिस तरह से आपको इस चीज का एहसास है तो टीचर को भी पता होगा। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, इसको इसके प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते, और अगर अलग करना हो तो उसकी एक अच्छी तगड़ी पेमेंट होती है। तो जब आप बैठे बैठे आपके ज़हन में ये ख्याल है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी तो सोच रहे होंगे ना। तो अगर हम कहीं नहीं आप कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी नहीं होगी, फिर कैमरा हटाओ, जो सामने बच्चे मैं उन्हें पढ़ाऊंगा। और अगर ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ा रहा हूं, तुम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और रिकॉर्ड करोगे तो मेरे से पूछे बगैर बेच नहीं सकते। एक बंदे की वीडियो उसकी इजाजत के बगैर तो नहीं वो यूज की जा सकती। तो भाईजान इतना आसान नहीं है। क्या खूबसूरत बात है, जब फिजिकल से चीजें ऑनलाइन पे जाएंगी तो स्कोप 3 इमिशंस काफी कम हो जाएंगी, इवन स्कोप 1 भी काफी हद तक कम हो जाएंगी। स्कोप 2 बढ़ सकती है, बिजली का इस्तेमाल शायद हमारा बढ़ जाए, जिसकी वजह से जो हमारी जो परचेज बिजली है वो उससे वो मसला हो जाए। लेकिन जो हमारी स्कोप 1 इमिशन है जी, अगेन मतलब वही वाली बात है कि आप बिजली सिर्फ एसीओ से काउंट कर रहे हैं, कुछ और चीजों में बिजली लगती होगी, शायद चीजों की कंटिन्यूटी में बिजली लगती हो, शायद सर्वर्स के ऊपर बिजली लगती हो, शायद इनकी रिलेइंग पे बिजली लगती हो, शायद अब जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में तो बिल आनी नहीं चाहिए हमारे, सर्दियों में 2.5-3 लाख का बिल आता है। तो बहरहाल कुछ बिजली सेव होगी, कुछ बिजली किसी और वजह से इस्तेमाल होगी, लेकिन वही बात है कि जो बिला वजह की बिजली इस्तेमाल हो रही थी वो बच जाएगी। बहरहाल टारगेट्स, क्या टारगेट रखें, टारगेट्स किस तरह के होने चाहिए? इतना मार्केट शेयर इस वक्त है, अगले टाइम तक इतना मार्केट शेयर होना चाहिए। इतने परसेंट बच्चे फिजिकल हैं, इतने ऑनलाइन हैं, आगे इतने परसेंट हमें ऑनलाइन में लेके जाने हैं जी। कम्बो कोर्सेज प्रोवाइड करने जिसमें फिजिकल भी और ऑनलाइन भी हो, दोनों का मिक्सचर हो, ताकि दोनों तरह का यूजर अकोमोडेट हो जाए। रिजल्ट का टारगेट फौरी नहीं, लेकिन लॉन्ग रन में आप कह सकते हैं कि हम लोगों को साबित करें। जैसे मैं अक्सर ये बात करता हूं कि मेरे इमीडिएट पीछे 3 साल में 5 मेरिट सर्टिफिकेट जो लॉ के अंदर आए हैं कैफ लेवल में, वो 5 ऑनलाइन बच्चों के आए हैं। इसका मतलब है कि ऑनलाइन मॉडल इतना बुरा मॉडल नहीं है कि कुछ लोग सामने आके बड़े जोशो खरोश से क्लासें ले रहे हैं, और इत्तेफाक ऐसा है कि 5 मेरिट सर्टिफिकेट में से एक भी फिजिकल बच्चे का नहीं है, ऑनलाइन बच्चे का है। अगर हम ज्यादा ऑडियंस को एंगेज कर लेते हैं तो अगर हम किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को ज्यादा पैसे मेंटेनेंस के पे करें तो अपना सॉफ्टवेयर भी जी बिल्कुल। अगेन अगर हम इसमें मेंटेनेंस वगैरह और उन सारी चीजों को करें तो बहुत सारी चीजों में हमारी सोर्सिंग कम हो सकती है। बहुत सारी जगह पे हम जो बाहर के सर्वर से राब्ता कर रहे हैं उसमें हम लोकल लेवल पे सर्वर बना सकते हैं। अगेन स्कोप 3, स्कोप 1 या स्कोप 2 की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और क्या टारगेट्स, किताबें कम कर दें, फिजिकल के बजाय ऑनलाइन किताबें होनी चाहिए जी। पिछली दफा हमने जो है 2000 किताबें छापी थी, इस दफा हमने 1100 किताबें छापी हैं, और अगली दफा हम 600 छापेंगे, और बाय द एंड ऑफ 2030 जो है हम 0 किताबों पे आ जाएंगे। ये भी तो टारगेट्स है ना, ये भी तो सस्टेनेबिलिटी फ्रेंडली टारगेट्स हैं। और आप कहते हैं किताब कब आएगी?
सस्टेनेबिलिटी के अंदर तो सॉफ्ट में किताब होनी चाहिए, सॉफ्ट स्लाइडें साथ साथ आपके साथ शेयर हो रही हैं। आप लोग एनवायरनमेंट के इतने दुश्मन क्यों हैं? कार्बन क्रेडिट इंक्रीज कर जाए, उससे हमें फायदा हो जाएगा, उसको बेचा जा सकता है। कल को पाकिस्तान में जब कभी वो अच्छा टाइम आया, जब अच्छों को जो है वो पॉइंट्स की बेस पे बेनिफिट मिलेगा और ऑडिटर्स भी ईमानदारी से उनको अच्छे और बुरे की तमीज सही से बता देंगे कि ये अच्छे और ये बुरे, उसको फायदा हो सकता है। नहीं जी, बच्चे अगर रिकॉर्ड कर लें और फ्री यूट्यूब पे डाल दें तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। इस वक्त हम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं ना, अपॉर्चुनिटी में तो रिस्क नहीं होते। ठीक है, और कोई इंटरेस्टिंग नहीं पता क्या, यूट्यूब पे डालने से उल्टा ही हो जाता है, मार्केटिंग हो जाती है, बच्चे जाके वो यूट्यूब देखना शुरू करते हैं। वो बच्चे होते हैं जिन्होंने वैसे भी लेक्चर नहीं लेना था, और उसके बाद जो है वो साल बाद 1.5 साल बाद जब वो बस इधर उधर से लेक्चर ले रहे होते हैं, पढ़ने का तो मूड नहीं होता, पढ़ने का मूड बनता तो पता लगता है तो 1.5 साल पुराने, पता लगता है वो लॉबी चेंज हो गया, पता लगता है वो सिलेबस में चेंज आ गई, वो इस तरह से हो गया, उस तरह से हो गया। फिर वो ढूंढने निकलते हैं तो पता लगता है कि जी अब वो यूट्यूब पे भी नहीं मिल रही। फिर वही कॉलेज जिनके टीचर्स की लत लग गई होती है, फिर उधर जाके पैसे देके भी पढ़े होते हैं, तो अक्सर कॉलेज अपनी वीडियोस खुद दे देते हैं। दुनिया बड़ी अजीब सी है। हमारी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, हम खुद ही अपने ही यूजर को कह देते हैं, अपने क्या हर यूजर को कह देते हैं भाई हमारी हर क्लास कंडेंस फॉर्म में, अगर कोई बिल्कुल पैसे नहीं दे सकता जाओ यूट्यूब पे पड़ी हुई है। अब जो पैसे नहीं दे सकता वहां जाके पढ़ता है, वो अपने दोस्तों को भी बताता है, उनमें से कुछ जो है वो मेजॉरिटी पास हो जाती है, लेकिन जो रह जाते हैं वो कहते हैं यार ये फ्री पढ़ा था ना, पैसे देके पढ़ेंगे तो शायद पास हो जाए। और अगेन मतलब वाली बात है कि यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं तो रेगुलेटेड भी नहीं होते बहुत ज्यादा। जब एक क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं तो एक हैपनिंग नजर आती है, टेस्ट हो रहा है, ग्रुप में आ रहा है, हाँ भाई ये टेस्ट है, बंदा सोच रहा है यार मेरे अलावा सारी बड़े एक्साइटेड हुए हैं टेस्ट को लेकर, इसका मतलब टेस्ट देना होता है, तो वो उस सारी हैपनिंग। अब ये ऑनलाइन का एक नुकसान है कि वो वाली हैपनिंग उस तरह से नजर नहीं आती जो फिजिकल क्लास में नजर आती है। बहरहाल भाई ने जो है वो हमें ड्रैग कर दिया था, भाई ने कहा अपॉर्चुनिटी पे बात करें, तो हमने एक अपॉर्चुनिटी बीच में ले आए। हम अपने आखिरी एग्जांपल को देखने लगे थे, देखनी है या आगे चलना है? देख लें ताकि आज की मुसीबत थोड़ी सी कम हो। अच्छे टाइम पे आपको याद कराना था। ओए होए, उफ, अब क्या होगा? ये अपॉर्चुनिटी है, ये थ्रेट है। तो हमारे टीम मेंबर जो है वो अलर्ट थे और उन्होंने जो है हमें कैमरे वाले भाई जो है ना, उन्होंने कहा कि सर आज आपकी चाय की कमिटमेंट है। मैंने कहा यार तुम्हारी याददाश्त क्यों इतनी तेज है, भूल जाओ। वो एक जज्बाती सी बात थी, लेकिन उसने कहा नहीं सर जब कमिटमेंट की है तो जो है ना चाय तो पिलानी पड़ेगी। तो आपकी चाय जो है उसका ऑर्डर जारी हो चुका है, उसका एक लीड टाइम होता है प्रोसेसिंग का। हालांकि इससे हमारा स्कोप 1 एमिशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि हम जब वो गैस जलाएंगे और जो है ना एक तो गैस जलेगी, ऊपर से उसमें से बुखारात उठेंगे, तो जो H2O है वो भी जो वेपर्स की फॉर्म में है तो वो भी उसने नुकसान देना है, और जो आपने सुई गैस जलाई है वो तो वैसे ही उसमें नाइट्रस भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो हमने 3 ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट कर दी सिर्फ आपके चाय के चक्कर में। ये चेक करें, इन्होंने बाहर से खरीद लेते तो स्कोप 1 भी ना होता, स्कोप 2 भी ना होता। अब समझ आया क्यों स्कोप 3 पे ध्यान देना है, कि लोग अपना इल्जाम किसी और के ऊपर ना डाल दें। तो भाई स्कोप 3 भी ध्यान में रखना है कि स्कोप 3 भी हमारी वजह से हो रहा होता है, वरना दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल के आप इजी हो जाते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं किया। तो इसे देखते हैं। तो बहरहाल वो कुछ प्रोसेसिंग में है, आखिरी खबर आने तक वो प्रोसेसिंग में थी, और हमने जो है ना उन्हें कहा था कि खास टाइम पे बच्चे गिनने हैं, वो बच्चे गिनने का अमल हो चुका हुआ है। तो आइडियल सिनेरियो ये है कि एन ब्रेक हो और आपके पास चाय आ जाए, और थोड़ा सा वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है कि ब्रेक के बाद चाय मिल जाए। चलो अच्छा है, जितना देर से मिले उतना आप मुझे देर तक बर्दाश्त कर सकेंगे। लेकिन ये कंपनी है पाकसेम लिमिटेड, ये सीमेंट प्रोड्यूसर है। 2025 इनका ईयर एंड है, रेवेन्यू 60 बिलियन है, अर्निंग 10 बिलियन है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 45 बिलियन का है। ओल्डर क्लीन लाइन पीपी जो जरा पुराना, जरा थोड़ा सा जिसमें जरा ज्यादा धुएं हैं, ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है, और वहां पे जो है वो आपका 12 बिलियन इन्वेस्ट हुआ है। कार्बन टैक्स अनाउंस हो गया। ओए होए होए, कार्बन टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट कहती है भाई जितनी इमिट कर रहे हो तुम कार्बन डाइऑक्साइड, उसका टैक्स दो, पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस तरह से करो। अब अगेन फिलहाल वो ग्रॉस की बात करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ग्रॉस नहीं है, नेट होना चाहिए। अगर मतलब हमने कुछ बचाया भी है तो हमें उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान भी कार्बन टैक्स के ऊपर काफी जोर शोर से काम कर रहा है, और 2027 में बड़ा जज्बाती सी एक्सपेक्टेशन है कि काफी हद तक वाजिब भी हो जाएगा। जल्दी से पहुंच जाए जॉब्स करने, क्योंकि उस तरह की बातें समझ किसी को नहीं आनी, आपको भी नहीं आनी, लेकिन आपको उसका मुंह बिगाड़ के बोल तो सकेंगे कार्बन टैक्स, हाँ इसमें कार्बन प्राइस होगी हमारी, वो हम तय करेंगे, फिर कार्बन टैक्स उसको देखेंगे, फिर उसके डिफरेंशियल को कम करेंगे। नहीं देखिए ना, लोगों ने तो देखा कि क्या ये वो कौम है जो बोल सके। ठीक है जी। तो असल में होता ये है कि वो मैं बताता हूं ना कि जो इंडियन अकाउंटेंट्स हैं और जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अक्सर हमसे आगे चले जाते हैं, इसलिए कि वो बता पाते हैं जो उन्हें पता होता है, और जो हमें पता होता है वो हम शर्माए रहते हैं। हम काम अच्छा कर देंगे, लैपटॉप पे वी आर वेरी गुड, लेकिन बोलते हुए उतनी फारिग है। तो ये जरा थोड़ा सा जो है ना ध्यान हमने रखना है। तो आपको जो ये बातें हो रही हैं आपने फिर आगे अपने इंटरव्यूज में भी बोलनी है। आपने हमें शर्माते रहना है कि नहीं मेरे से को बोंगी ना बच जाए, तो जो सामने पूछ रहा होता है तो उसे भी बहुत ज्यादा नहीं पता होता। खैर जी जी, चाय का क्या है मामला जी? हाँ हाँ हो जाए। अब तो क्या करें, अब तो जो है ना वो हो गया जो एनवायरनमेंट के साथ होना था। तो कार्बन टैक्स गवर्नमेंट ने कह दिया जी हम 2000 पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना फ्रॉम 2027 फाइनेंशियल ईयर हम लागू कर देंगे। कस्टमर की तरफ से लोअर कार्बन सीमेंट की क्लॉजेस भी बार बार आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमें वो सीमेंट चाहिए जिसमें कम कार्बन इस्तेमाल हुआ, या जिसको बनाने के लिए आपने एनवायरनमेंट कम खराब किया हो। कस्टमर भी जज्बाती हो गया। अब सीमेंट तो है ही प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अब यूजर पे आफरीन है कि उसे सीमेंट भी चाहिए, और चाहिए भी सस्टेनेबल किस्म का सीमेंट। ठीक है जी। फाइनेंशियल ईयर 2025 की इमिशंस एज्यूम स्कोप 1 थी आपकी 3.0 मिलियन, स्कोप 2 थी 0.10 मिलियन, और स्कोप 3 थी
0.4 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एमिशन इंटेंसिटी कितनी थी जी? 0.85 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर टन सीमेंट। एक टन सीमेंट बनाने के लिए 0.85 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने वो करना शुरू कर दिया। अब वही वाली बात जो हम कहते हैं ना, स्कोप 1 2 की हम अकाउंटिंग या किस तरह से करें, अब उसको वो उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के तौर पे बता रहे हैं। एस्टिमेटेड एनुअल कार्बन कॉस्ट एक्सपोजर एट टैक्स रेट जो है स्कोप 1 + 2 आपको जो है ना वो 6.2 बिलियन आपको लग रहा है। एक्सपोजर इंटरनल कार्बन प्राइस यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट इज 2500 पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये इंटरनल कार्बन प्राइस क्या होती है? कंपनी अपने तौर पे देखें, गवर्नमेंट ने टैक्स 2000 लगाया है, लेकिन सिर्फ 2000 ही टैक्स नहीं है ना, कुछ और मसले भी हैं। आपकी खास लेवल से इमिशन ज्यादा होगी, कुछ पेनल्टीज वगैरह भी पड़ेंगी या कुछ और। तो अब आप अपने तौर पे स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, आप अपने लोगों को, अपने बड़ों को डराने के लिए कह रहे हैं कि भाई हम एक जब टन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो हमें 2500 रुपया उसकी कॉस्ट पड़ेगी। कुछ टैक्स की फॉर्म में पड़ेगी, कुछ हमें पेनल्टीज की फॉर्म में पड़ेगी, कुछ हमारी इनएफिशिएंसी की फॉर्म में पड़ेगी। तो आपने अपनी इंटरनल कार्बन प्राइस रख दी कि जी हमारी 2500 पर, यानी आप काउंट कर रहे हैं, आप मोटा मोटा उस खर्चे को दो नहीं काउंट कर रहे हैं, आप वो सारे उसमें प्लस माइनस डाल के कह रहे हैं कि भाई मुझे तो तकरीबन पर टन जो है ना वो 2500 का पड़ गया। प्लान ट्रांजिशन कैपेक्स, आप अल्टरनेट फ्यूल्स पे, एफिशिएंसी पे जो वो कर रहे हैं, तो आपने 3 बिलियन 2 साल के ऊपर अपना बजट रखा है। प्लान टू ट्रैक कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड अपडेट प्रोडक्ट ऑफरिंग्स एंड रिपोर्टिंग। साथ साथ ट्रैक कर, आप प्लान करेंगे, देखते रहेंगे कितने इतने जज्बाती लोग हैं जिनको अच्छा वाला सीमेंट चाहिए, और उस हिसाब से फिर हम अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। गवर्नेंस क्या करें? गवर्नेंस पहले होगी कौन? एक हमारी कमेटी जो कि एनवायरमेंट रिलेटेड जो हमारे लॉज हैं उसको देखा करेगी। देन कार्बन मॉनिटरिंग कमेटी है। अब अगेन थोड़ा थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, मुख्तलिफ कंपनियों में देखेंगे, इस तरह के अच्छे अच्छे अल्फाज भी आपके पास आ जाएंगे। स्पेशलाइज कुछ एम्प्लॉइज होंगे जो साथ देखेंगे कि कार्बन की प्राइसिंग किस तरह से है, इंटरनल प्राइसिंग कैसे सेट करनी है, और गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या टैक्स डाल रही है, और हम पे उसकी एप्लीकेबिलिटी किस तरह से है। अब अगेन हमें इसको समझने के लिए वही वाली बात है, मैंने कह दी जी 2000 पर टन और 2500 पर टन, तो पहले ये लोगों को समझ भी तो है, यानी कि जब आप डायरेक्टर्स के सामने बोलें तो उन्हें पता हो इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब यही है कि डायरेक्टर्स में कम से कम कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो एनवायरमेंट के ऊपर या एनवायरमेंटल टैक्सेशन के ऊपर कुछ ना कुछ ग्रिप रखते हो। तो गवर्नेंस में, कंपिटेंस में कम से कम आइडियली एक एनईडी ऐसा हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऐसा हो जो इन चीजों को जानता हो। तो कितना अच्छा हो कि ऐसी कंपनियां जो कि खासतौर पर एनवायरमेंट की दुश्मन है, उनके पास कम से कम एक आध ऐसा सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर मौजूद हो, या गवर्नेंस लेवल पे एक आध ऐसा बंदा मौजूद हो जो बहुत सारी कंपनियों और बहुत सारे निजामों को जानता हो और आपको बड़ी अच्छी एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह के बंदे भी चाहिए होंगे एनईडीज कंपनियों को। वो कहां से आएंगे? तो जब मैं आप लोगों को नौकरियां बता रहा हूं तो फिर मुझे भी तो नौकरी चाहिए ना। तो फिर मैं भी तो फिर एक एफसीए बनूं जो कि स्पेशलिस्ट हो सस्टेनेबिलिटी का, और जो है ना वहां पे जो है थोड़ा सा और ज्यादा बुरा हो के फिर वहां बैठ के और एनवायरमेंट की फ्रेंडली बातें करते हुए 4-5 मोटी मोटी बात करें, समझ उन्हें भी नहीं आनी, आपको भी नहीं आती। तो जब तक दुनिया में ना समझी जिंदा है तो समझदार आदमी तो कमा लेगा। खैर, तो मैं बताने जा रहा हूं कि आप अगर समझदार हो गए तो आप इस ना समझ दुनिया में काफी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप ही देखिए कि यार फजूल कॉन्सेप्ट है, मैंने तो नहीं पढ़ना। डेबिट क्रेडिट भी तो सीखा ही है ना, ये कौन सी को बहुत मजेदार पढ़ाई है। कॉर्पोरेट लॉ भी तो पढ़ ही लेते हैं ना। तो जब लाइफ में आगे बढ़ना होता है तो कुछ बोर तो करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, इसको भी कड़वा घूंट समझ के पी लेना है, लेकिन जनरली आपको आज से 4-5-7 साल बाद मेरी अल्फाज याद आएंगे कि फ्यूचर यही है। अगले 10-15-20 साल तक ये गेम चलनी है। 2050 का जो दुनिया में टारगेट है, अब दुनिया ने आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए एग्रेसिव होना है, मजीद एग्रेसिव होना है, और फिर उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़नी है। तो एक अच्छे टाइम पे आप सस्टेनेबिलिटी सोल्जर्स के तौर पे तैयार हो जाए। ठीक हो गया जी? बिल्कुल। हाँ जी, तो गवर्नेंस समझ आया? गवर्नेंस में हमने ऊपर से नीचे तक जिक्र कर दिया। स्ट्रेटेजी क्या रिस्क है? हाँ, अब ये देखिए, ये रिस्क है ट्रांजिशन रिस्क, ये एक्यूट रिस्क नहीं है। एक टैक्स है जो 2025 में आ रहा है और हम अभी से उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जब हम शिफ्ट हो रहे हैं तो कुछ और मसले मसाइल भी आएंगे, कुछ खर्चा होगा, कुछ फाइनेंशियल इंपैक्ट आएगा, कुछ बिजनेस मॉडल में तब्दीलियां आएंगी, कुछ और इस तरह से करके। तो अब आपने बताना है कि ये रिस्क है ट्रांजिशन और शॉर्ट रन। जी जी, हाँ, अब डिफाइन करेंगे भाई 2027 तो मौत है, उस पर तो टैक्स पड़ जाना है। तो हो सकता है आप कहेंगे 27 से 30 तक लॉन्ग टर्म है, तो ये 26 से 27 मीडियम टर्म है, और फौरी तौर पे भी एक्शन लेने हैं। तो इसका मतलब ये रिस्क आपको शॉर्ट टर्म में भी इंपैक्ट कर रहा है, दरमियान में भी, और इस वक्त लॉन्ग टर्म से मुराद है 2027 से आगे के जो सारे मामला हैं। और बिजनेस मॉडल को कैसे इंपैक्ट करेगा? हमारा बिजनेस मॉडल है, हम जो है ना ये बना रहे हैं सीमेंट बनाने के लिए हमें बहुत कुछ जलाना पड़ता है। अब ऐसे में हमें देखना पड़ेगा कि हम जो जलाने का अपना सिस्टम है उसको किस तरह से बेहतर करें। हमें बड़ी ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए। हमारे एक तो जो लॉसेज हैं वो जो बिला वजह की हमारी हीट जाया होती है, हमने उसको बचाने की कोशिश करनी है। हमने कुछ अल्टरनेटिव ऐसे सोर्सेज की तरफ जाना है जिससे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग तो करें लेकिन एनवायरमेंट को कम डैमेज करें। सीमेंट में तो बहुत ज्यादा जलने का अमल है ना, तो सीमेंट की फैक्ट्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने आप को कंट्रोल करना, लेकिन उन्हें करना होगा या फिर टैक्स देने के लिए तैयार हो जाए। एक तो हमें कंपैरेटर को क्लोजली देखना पड़ेगा क्योंकि लोगों का ट्रेंड जा रहा है उसकी तरफ भी कार्बन कम होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो जगह बढ़ गई तो हमारी मजे की बात है कि फिर अब हमने सारे उसमें ये भी देखना है कि हमारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, और कंपेटिटर्स के हिसाब से हमने अपने आप को एडजस्ट भी करना है। अगर वो जल्दी से कार्बन फ्रेंडली सीमेंट की तरफ शिफ्ट हो गए या कम से कम क्लेम करना शुरू कर दिया तो हमारी मार्केट खराब हो सकती है। फिर कस्टमर को भी देखना होगा, हो सकता है हमारा कस्टमर भी अभी उतना अवेयर ना हो। सीमेंट हमसे जो खरीद रहा होगा, सीमेंट कौन खरीदता है? मैंने अगर अपने घर का काम करवाना है तो मैं जाके फैक्ट्री से सीमेंट खरीदता हूँ, तो फैक्ट्री से सीमेंट कौन खरीदता होगा? डिस्ट्रीब्यूटर खरीदते होंगे, होलसेलर खरीदते होंगे, फिर उनसे कंस्ट्रक्शन की कंपनियां खरीदती होंगी। तो हो सकता है ये वाला यूजर अभी उतना जज्बाती ना हुआ हो। हम तो आम यूजर की बात कर रहे हैं ना, जो सोफिस्टिकेटेड घर में बैठा हुआ है कंज्यूमर है, जो टीवी ऑन करता है और आता है कि दुनिया में पानी खत्म हो रहा है, परेशान हो जाता है। तो ठेकेदार तो वैसी है,
वो तो अभी उतना नहीं, तो ये भी देखना पड़ेगा, अपने कस्टमर्स को भी समझना होगा। कंज्यूमर्स की बात नहीं हो रही, कस्टमर्स की बात हो रही है। ये देखना होगा कि हमसे जो माल उठा रहे हैं वो कितने कोई ज्यादा सीरियस है सस्टेनेबिलिटी को लेके। हमने नो डाउट शिफ्ट हो जाना है, लेकिन रफ्तार कितनी तेज रखें। अगर वो बहुत तेज हो रहे हैं तो हमें भी तेज होना है, और अगर वो स्लो है तो हम एकदम से अपने ऑपरेशन डिस्टर्ब ना करें, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता चीजों को बेहतर कर लें। सर उनको भी एजुकेट करने का टास्क है। हमें उन्हें एजुकेट करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो स्ट्रेटेजी के अंदर आपने क्या किया, पहले देखा कि हमारा इंपैक्ट क्या है, हमारे बिजनेस मॉडल पे क्या फर्क है। फाइनेंशियल को इंपैक्ट नजर आ रहा है आपको? टैक्स से बड़ा और क्या इंपैक्ट होगा? 2000 रुपया सीधा सीधा पर। और आपकी इस वक्त इमिशन कितनी चल रही है? 3.1 मिलियन का कैलकुलेशन है। ठीक है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखें तो आपको अच्छी खासी रकम उस मद में देनी पड़ी, आपने उसको कैलकुलेट करके बता दिया। उसके अलावा आपको ये वो भी करना पड़ेंगे। ये वही है सर। अच्छा सॉरी, एक नहीं कुछ और था यहाँ, 3 बिलियन ये 3 बिलियन। हाँ, जो कैपेक्स है आपको अल्टरनेट फ्यूल और एफिशिएंसी पे 3 बिलियन लगाना पड़ेगा अगले 2 साल। तो ये भी तो आपको फाइनेंशियली झटका तो देगा कि आपके पास इतने पैसे भी हैं या नहीं है। ये पैसे या तो प्रॉफिट्स में से निकलेंगे या पड़े हुए रिजर्व्स में से, पता नहीं रिजर्व्स में पड़े या नहीं, और कहीं इसके लिए हमें शेयर ऑप्शन करनी पड़ गई और लोगों को समझाना पड़ा प्रोस्पेक्टस में पैसे क्यों मांग रहे हैं। कितना मुश्किल हो जाएगा उन्हें बताना कि हम कार्बन टैक्स से बचने के लिए आपसे पैसे मांग रहे हैं। हमारी मशीनरी भी ऑर्डर करी है। हमारी मशीनरी भी ऐसी है जो कि ज्यादा खराब वो कर रही है, तो इसका मतलब है इस मशीनरी को भी ओवरहॉलिंग की या रिप्लेसमेंट की जरूरत है ताकि ज्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशंस की तरफ हम आए। सिनेरियो एनालिसिस ये भी तो फिट करना है ना कहीं। सर इस लेवल पे हो सकता है? सिनेरियो एनालिसिस हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि जी अगर हमने जितने एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लेवल पे हैं तो हमारा ये टैक्स पड़ेगा, अगर हम इससे 10% ऊपर जाएंगे तो हमारा टैक्स इतना ग्रो कर जाएगा। अगर हम 30% रिडक्शन अपनी एफिशिएंसी की बेस पे 30% रिडक्शन कर दें और हम 20% ग्रो कर दें तो क्या सिचुएशन होगी। एक्सेल की शीट है, फार्मूले हैं और आप खेल रहे हैं कि हम अपने ऑपरेशंस को 30% फ्रेंडली बना दें और प्रोडक्शन 20% बढ़ा दें। हाँ जी, आज हमें कार्बन का खर्चा पड़ रहा है, अगर आप अपने एफिशिएंसी 30% बेहतर कर लें और जितना इस वक्त आप कार्बन बना रहे हैं या जितना आपसे कार्बन निकल रहा है वो अगर 30% कम हो जाए एंड आप आज की प्रोडक्शन से 20% ऊपर चले जाएं तो अल्टीमेटली आपका कार्बन टैक्स वहीं खड़ा रहेगा, आगे जाएगा या पीछे आएगा? पीछे आएगा। फर्ज करें आज 1 बिलियन है, फर्ज करें, मुझे कैलकुलेटर से बताएं कि फिर नया खर्चा कितना निकलेगा। 1 बिलियन आज मुझे कार्बन टैक्स देना पड़ रहा है और मैं ये कह रहा हूं कि मैं आगे अपनी कार्बन की प्रोडक्शन 30% कम कर दूंगा। इसी उसमें रहते हुए मैं 30% बेहतर प्रोडक्शन करना शुरू कर दूंगा एंड 20% में अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना भी चाह रहा हूं। सर 16% कम हो जाएगा। इन्होंने कहा 16% कम हो जाएगा। रेट 840 मिलियन। इसका मतलब ये है कि आज जो मेरा 1 बिलियन है खर्चा, अगर मैं 70% लेवल पे आ जाता हूं तो उसका 70% पड़ेगा। ये आज का खर्चा आज की एफिशिएंसी बेहतर करके, लेकिन मैं तो 20% बढ़ाने की बात कर रहा हूं, 1.2 से मल्टीप्लाई किया। तो फिर यहां हमारे पास एक जवाब आया। तो ये टेक्निकली आप सिनेरियो एनालिसिस करके लोगों को बता रहे हैं ना कि सर जी आप एफिशिएंसी बेहतर करें, आप इक्विपमेंट बेहतर करें, फिर भले 20% ज्यादा सीमेंट बनाएं, आपको पहले से भी कम पड़ेगा। तो शेयर होल्डर भी कहेंगे यार क्या बात करते हो। तो आप अपने स्टॉक होल्डर्स को बता रहे हैं कि देखिए हमने इस तरह से सिनेरियो एनालिसिस किया है कि सिचुएशन में वी आर प्लानिंग कि हम अपनी एफिशिएंसी 40% बेहतर कर लें और प्रोडक्शन 20% बेहतर कर लें। स्टिल हम लोग पहले से कम वो कर रहे होंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी एफिशिएंसी भी बेहतर करते जाएंगे, नहीं बताना प्रोडक्शन कम करते जाएंगे। वो तो बिजनेस है ना, वो तो करना है। तो बिजनेस की हैपनिंग भी रहे और दुनिया भी कम आलूदा हो, ये ज्यादा मजेदार बात है। रेजिलियंस बताएं। स्ट्रेटेजी में ना सबसे ज्यादा खेलना है, आपकी पेपर में याद रखना है। स्ट्रेटेजी के जो कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से समझ लें और हर डायमेंशन पे कुछ ना कुछ बोलना जरूर है। रेजिलियंस, आर वी क्लाइमेट रेजिलिएंट? हम क्या कहते हैं हमारे जो 10.0 बिलियन और हम लोग 1 बिलियन का लॉस मतलब क्या कहते हैं कार्बन टैक्स ले रहे हैं, वो भी बहुत 10% प्रॉफिट का देना बहुत बड़ी बात है। ठीक है। नहीं ये तो मतलब ये मैंने एक रफ एग्जांपल 1 बिलियन की वो की थी, जस्ट एक मैथमेटिकली, क्योंकि 1 से ना वो मल्टीप्लायर जरा सीधा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त रेजिलियंस हमने ऑलरेडी कैटेगरी को कन्वर्टर्स बना रखे हैं, कार्बन को कन्वर्ट कर देते हैं किसी और फॉर्म के अंदर। अच्छा ठीक है, हाँ मैं एकदम से मैंने सोचा मैंने कि ये बात कहाँ लिखी हुई थी, छा गए। ठीक है। तो उन्होंने कहा हमने ऑलरेडी जो है वो हम लोग अपने कार्बन की वजह से परेशान थे और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे थे और हमारे कुछ डायरेक्टर्स तो अक्सर जो है वो बैंकॉक ट्रेनिंग हासिल करने चले जाते हैं और वहां से जाके वो समझते हैं कि क्या नए जदीद टेक्नोलॉजिकल टूल्स होंगे जिससे हम अपनी कार्बन की जो प्रोडक्शन है उसको कम कर सकते हैं। तो हम लोग तो उस पर ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, हम लोग अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी वो कर रहे हैं, हमारा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट भी, यानी ऑलरेडी हमने थरथली मचाई हुई है और चेंज की एक आवाज लगाई हुई है और अब ये टैक्स भी आ गया तो इसकी वजह से हमारी वो रफ्तार तेज हो जाएगी। तो वी ऑलरेडी वर अवेयर ऑफ दैट, वी ऑलरेडी वर ऑन अ पेस कि हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। कितनी प्यारी बात कर दी कि जो अगर हमारी जगह जगह प्रोडक्शन हो रही है तो जिस प्रोडक्शन इंचार्ज ने एक अच्छी एफिशिएंसी अचीव कर ली और जितना कम कार्बन इस्तेमाल हुआ हम उसकी इंसेंटिवाइज कर दें उसे कि ठीक है तुम पिछली दफा से कार्बन 10% कम करो, तुम्हें पिछली दफा से 20% ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। वो एक बंदे की तनख्वाह 20% बढ़ा देंगे, उसने आपका कार्बन का कहां से कहां पहुंचा देना मामला। वो रिपोर्ट वहां कोट करें इन वो मैट्रिसेस में, मैट्रिस और टारगेट में। इधर स्ट्रेटेजी में उतनी ज्यादा ड्रॉप डाउन यूनिट लेवल पे ना जाए, इधर ओवरऑल अप्रोच बताएं क्या अप्रोच है हमारी। हमने एक नया प्लांट भी बीच में प्लान कर लिया है, पुराने प्लांट की रिहॉलिंग भी प्लान कर ली है, कुछ प्रोडक्शन की एफिशिएंसीज भी हमने प्लान कर ली है और अगेन हमारी टीम को हमने ट्रेन करना शुरू कर दिया है कि वो कार्बन की जो कैलकुलेशन या कार्बन की अकाउंटिंग है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से करना शुरू कर दें। एक तरीका एमिशन कम करने का ये भी है कि हमारा अकाउंटेंट एमिशन कम कर दे।
चलो ये तो बताया ही नहीं कि हम ऐसे अकाउंटेंट ले आएंगे जो कहेंगे कम करना है दूसरी दसो कितना भी खाना है ना। हाँ जी, वो अब क्या होगा आगे, रिस्क मैनेजमेंट। कैसे आपने रिस्क को पकड़ा, कैसे मेजर किया और कैसे घबरा गए। डिफरेंट फिल्टर्स लगाए, तो कस्टमर्स की रिस्पॉन्सेस वगैरह के ऊपर वो हो सकते हैं मुख्तलिफ तरह के चेक्स। गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है भाई, 2027 में आ रहा है, मैं 2025 में बैठा हुआ हूं, तो मुझे कानून में को बता के चला गया कि 2027 में आ रहा है। कुछ तो आवाज उठी होगी, तो ये आवाज किसी ने तो सुनी होगी, वो जिसने सुनी है वो रिस्क मैनेजमेंट है। जिसने आज ऊपर बताया कि सर जी तुम्हें पता है 2027 से गए, तो वो मामला है। तो हम कहेंगे कि जी हमारा एक इस तरह से सेटअप है जिसमें हम साथ साथ मॉनिटर करते रहते हैं कि गवर्नमेंट क्या एक्शंस ले रही है एनवायरनमेंट को लेकर, खासतौर पे जब हमारा काम धंधा ही ऐसा है जो एनवायरनमेंट को नुकसान देता है, तो हमें तो बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन हमारी होनी चाहिए। तो हमारे कुछ लोग हैं जो डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन करते रहते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी से पूछते रहते हैं, मुख्तलिफ सर्कुलर देखते रहते हैं, नई से नई आती हुई हैपनिंग्स को देखते हैं और साथ साथ देखते रहते हैं कि उससे हमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फिर जैसे ही कोई उन्हें नजर आता है इशू, तो उसकी वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके और एक रफ अंदाजा लगा के वो देखते हैं कि वो कितना भारी इशू है। एक खास लेवल से भारी है तो ऊपर वालों को बताते हैं, और हल्का फुल्का होता है तो उसके ऊपर वो छोटे से खुद ही से कंट्रोल लगा लेते हैं। रिसेंटली हमारे अगेंस्ट में एफबीओ ने केसेस रिपोर्ट किए हैं ऐसे कार्बन तो हम उससे कैसे एक्टिवली एंगेज हुए हैं उसके अगेंस्ट और ट्रेड किया। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट आप बता सकते हैं कि जी हमें जो है हमारे टीम ने फौरन से आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन हमारे खिलाफ केस वो कर रहा है, और फिर हमारे सिस्टम ने उससे आई हुए डाटा ने हमें सपोर्ट किया और हम उस चीज से लड़ भी पाए। तो अगेन ये दिस इज मोर ऑफ स्ट्रेटेजी, लेकिन बहरहाल इस रिस्क के साथ हम उसको लिंक कर रहे हैं। और क्या है रिस्क मैनेजमेंट में, दरख्त लगाने की बात भी की जा सकती है कि आप देखें एक तरफ तो ये प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम ये है कि जो कार्बन का टैक्स है उसका जंगल से फिलहाल ताल्लुक नहीं, दुनिया भी ना थोड़ा सा गलत तरीके से लेके चल रही है, ये इसको ग्रॉस पे लगा रहे हैं इस वक्त। आइडियल होना चाहिए नेट पे लगे, लेकिन उन्हें पता है कि नेट में बहुत ज्यादा फनकारी हो जानी है, तो ये फिलहाल ग्रॉस पे टैक्स लगा देंगे और दूसरी तरफ से क्रेडिट का निजाम अलग से चला देंगे और फिर कहेंगे अगर जिसको क्रेडिट मिल गया वो उसको ऑफसेट कर ले। तो इस टाइम पे वो जंगलात से वो जो क्रेडिट मिलेगा वो शायद इस खर्चे को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हमें नेट फॉर्म में वो कर देगा, तो हम जंगलात लगाने की बात भी कर सकते हैं। और स्पेशलाइज्ड टीम में स्मोक लेवल्स को मॉनिटर करती है, जैसे बहुत खराब है उसमें उनको पता लग जाता है बहुत खराब हो रहा है तो गवर्नमेंट उस पे टैक्स लगा देगी। ठीक है, मतलब बहुत सारे इस तरह से हम कुछ टूल्स यूज करें कि जिस इलाके में हमारा प्लांट है वहां की आबो हवा को भी साथ साथ देखते रहें। ये जिस तरह की मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट होते हैं इनके दूर से गुजरते हुए भी आपको इनकी स्मेल और वहां की आबो हवा से फौरन से पता लग जाता है कि यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे टूल्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट के क्राइटेरिया हो सकते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कहाँ पे चीजें सही तरीके से नहीं हो रही। मेरे ख्याल में बड़ी लंबी लंबी बातें कर ली हमने, हाँ जितनी छोड़ी जा सकती है, अभी तो और भी छोड़ना है, अभी तो वो हमने मॉडल पेपर। अब सवाल ये कि ब्रेक कितनी देर की हो, आपने ब्रेक में जो करना था वो तो कर लिया मुझे लग रहा है, आज ब्रेक ना करें। ठीक है 10 मिनट की उतनी ब्रेक कर लें जिसमें वो जो छोटी ब्रेक वालों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। 8 इक्कीस हो रहे हैं, 8:30, 9 मिनट की ब्रेक। परेशान तो नहीं हो जाएंगे, 9 मिनट बहुत कम तो नहीं, बस ठीक है 9 मिनट बाद इकट्ठे होते हैं, जो आगे भी हमने काफी सारी बातें करनी है।